पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अफवाज ने एक बहुत बड़ा आलमी मंसूबा नाकाम बनाया है। और किस तरह से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ना आप इमेजिन कर सकते थे, ना मैं। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि पिछले 24 घंटों में पसे पर्दा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन अब खुलकर चीजें वाजे हो चुकी हैं। मशरक़े वुस्ता में एक मरतबा फिर हलचल है और स्विट्जरलैंड में जो मेला सजने जा रहा है, एक तो वो है जो आप सामने देख रहे हैं, लेकिन जो पीछे से पाकिस्तान की अफवाज ने किया है वो ज्यादा अहम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 जून 2026 इतवार का आगाज हो चुका है। आज का दिन बहुत हिस्टोरिक होने जा रहा है। बहुत से लोग जो कि चमगोइयां और रूमर्स और हर तरह की बातें करते हैं, उन लोगों को एक मरतबा फिर सुबकी होगी। और इसके साथ ही साथ ये लोग तो जरा इररेलेवेंट हैं जो पाकिस्तान की अचीवमेंट्स पर तनकीद कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने की, पाकिस्तानी होने के बावजूद मुल्क के अंदर से और कुछ मुल्क के बाहर बैठे हमारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल जो एक बहुत बड़ा आलमी मंसूबा पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है वो समझना बहुत जरूरी है। नाज़रीन इकराम, सबको मालूम है कि इस पीस प्रोसेस में एक स्पॉइलर है। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से जो 24 घंटे पहले टेलीफोनिक राब्ता किया, उस राब्ते में भी ये बात कही गई और एलामिये में ये कहा गया कि अब विजिलेंट रहना होगा, बहुत चौकन्ना रहना होगा, बहुत होशियार रहना होगा, क्योंकि इस अमन के पूरे मरहले को बहुत से लोग खराब करने की कोशिश करेंगे और उनकी कोशिशों को समझना और नाकाम बनाना जरूरी है। ये किसके लिए मैसेज था? ईरान को भी पता है कौन स्पॉइलर है, अमेरिका को भी बिल आखिर पता चल चुका है। ये एक अलग से मौजज़ा हो गया कि अमेरिका जो है वो भी अब उस एक मुल्क के हवाले से सख्त बयानात दे रहा है, जिस एक मुल्क का वाहिद हर चीज का, स्याह सफेद का, अच्छे बुरे का सपोर्ट करने वाला भी अमेरिका ही था। इस जंग में भी अमेरिका उसी के पीछे कूदा, लेकिन अब उस मुल्क को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर स्विट्जरलैंड में जो मेला सजाया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे बहुत से जो अमन के खिलाफ लोग हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है और बहुत से लोग ऐसे जो पाकिस्तान के कायदाना किरदार के खिलाफ हैं उनको भी सुबकी हुई है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, 3 दिन पहले जब MOU साइन हुआ है उस वक्त अरब मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पाकिस्तान की जो ISI है, उसने एक कमाल किया है। अरब मीडिया ने यह कहा कि इसराइल जो है वो इस पीस प्रोसेस की उसे भनक ना लगे, इसलिए पाकिस्तान ने ओल्ड स्कूल तरीका जो है वो अपनाया और कासिद जो है वो रिटन, हैंड रिटन पैगामात लेकर गए ताकि कोई हैकिंग ना हो सके। फिर मुज़ाकरात भी बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल और खुफिया जगहों के ऊपर होते रहे, बगिंग ना हो सके, चीजें जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंचे। ये काम भी किया पाकिस्तान ने और ISI ने। और इसके साथ साथ फिर जारी बात है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन के लिए बहुत उतावला हो रहा हो और कभी कभी उसे सही इंफॉर्मेशन तो आपकी कोशिश होती है ना पहुंचे, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो ये भी किया। यानी उन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी और वो समझ रहे थे कि हमने भाई हासिल कर ली इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन भी वही थी जो हम उन तक पहुंचाना चाहते थे। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान बहुत आगे है। रॉयटर्स तक ने पहले तस्दीक की थी जब ये प्रोसेस शुरू हो रहा था, अभी हमने सीज फायर नहीं करवाया था, कि इसराइल अब्बास इराक्ची और बाकर कलेबाफ को एलिमिनेट करना चाहता है। और उस वक्त भी पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि ये वो लोग हैं जो मुज़ाकरात कर सकते हैं, अगर कल को आपने बातचीत करनी है तो यही वो रास्ता है। ये रास्ता अगर बंद हो गया तो फिर आप भूल जाएं, फिर जंग ही होगी और लंबी जंग होगी और जंग से आप भी नहीं निकल पाएंगे। तो अमेरिका ने इसराइल को कहा और इन्हें हिट लिस्ट में से निकाला गया और फिर पाकिस्तान ने अमन भी करवाया, सब कुछ हो गया। तो इस सब के अंदर अब पिछले कुछ घंटों में आपको पता है कि लबनान में सीज फायर जो है हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान वो नहीं हो पा रहा था। फिर 4 बजे का एक टाइम अनाउंस हुआ परसों और उसमें भी कहा गया कि सीज फायर होगा, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाइयां जारी नहीं। फिर पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इसराइली फार राइट के वुज़रा जो हैं वो अमेरिका और ट्रंप और अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ट्रंप ने भी इसराइल को आड़े हाथों लिया। JD वैंस ने बहुत सख्त तरीन स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की। बल्कि अभी एक मरतबा फिर JD वैंस ने इसराइल हामी गिरोहों के बयानिए को रद्द किया और कहा कि इसराइली हुकूमत या नेतन्याहू पर तनकीद जो है वो यहूद दुश्मनी नहीं है। यानी इसे आप ये ना समझें कि हम इस मजहब के पैरोकारों के साथ दुश्मनी रखते हैं। हम इसराइली हुकूमत की पॉलिसी या फिर नेतन्याहू की पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक
मजहब के खिलाफ हैं या उस मजहब के पैरोकारों के खिलाफ हैं, ये जेडी वैंस कह रहा है। ये एक बहुत अलार्मिंग चीज होगी इसराइल के लिए, लेकिन दुनिया के लिए बहुत हैरानकुन है कि अमेरिका में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई और अमेरिका इस तरह से भी सोच रहा है। अब जो असल चीज है वो ये है कि ईरान को ये बावर करवाना, अमेरिका को बावर करवा दिया कि भाई असल स्पॉइलर कौन है। अमेरिका जैसा मुल्क जो उसके साथ हमेशा अटैच रहता था, अब आगे चल के दो तीन चीजें बनेंगी। एक ये कि जब जब ईरान इसराइल का फड्डा होता था अमेरिका कूदता था। अब दो चीजें हैं, अमेरिका अगर ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर कहता है कि भाई इसराइल हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो शुतर बेमहार है, तो ईरान कहेगा ठीक है हम आपको अलग से ट्रीट करते हैं, इसराइल को अलग से, आपके साथ हमारी सुलह, इसराइल के साथ जंग हुई तो जंग हुई, आप उसमें फिर नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपकी नहीं मानता तो आपका इत्तादी कैसे हुआ। तो ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो अब ईरान के हाथ में आ चुका है, और इसमें क्या अमेरिका और इसराइल के दरमियान दरार जो है वो गहरी होगी, या ईरान के साथ सुलह होनी है या ये दरार गहरी हो जानी है, तो इसराइल के लिए भी बिलाशुबा एक चैलेंज है, उसका एक बड़ा अच्छा और टाइम टेस्टेड इत्तेहादी रहा है अमेरिका। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि मोहसिन नकवी जो ईरान गए हैं ये गेम चेंजर है। इसमें ईरान की लीडरशिप को एक तो कुछ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इंपॉर्टेंट पैगाम पहुंचे हैं। ईरान ने अलबत्ता अबनाए हुर्मुज़ को भी बंद करने की बात की कि हम दोबारा से बंद कर रहे हैं क्योंकि लेबनान पे हमले नहीं रुक रहे, और यही तो प्री रेक्विजिट है। इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि बाकी सब तो पहुंच रहे हैं ना, स्विट्जरलैंड, ईरान का जो डेलीगेशन है जिसको मिनाब 168 का नाम दिया गया है, जिसमें ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कलिबाफ, और इनके साथ एक लंबी चौड़ी स्टेट बैंक के गवर्नर से लेके बड़ा बेहतरीन सा डेलीगेशन है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके साथ मोहसिन नकवी भी थे। पाकिस्तान तो जब इन्हें लाया गया था ईरानियंस को, याद रखिएगा कि हम अपनी सिक्योरिटी में लाए थे, हमने पूरा मिडल ईस्ट अपने कंट्रोल में रखा हुआ था एयर स्पेस। फिर ये 3 मुल्कों के एक दौरे पर भी अब्बास इराक्ची जब गए तो वो पाकिस्तान के जहाज में जा रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई पंगा नहीं लेगा, ईरानियंस भी सेफ महसूस करते हैं। अब ईरान के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान का वजीर दाखिला था, तो ईरान के डेलीगेशन को पता था कि कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा, एक एटमी हथियार रखने वाला मुल्क जो है उसका वजीर दाखिला हमारे साथ मौजूद है तो हम सेफ हैं। और ये एक जेस्चर भी होता है कि भाई आपको अगर कोई खतरा है कि कोई काम खराब कर सकता है, हम आपके साथ बैठते हैं, हम देखते हैं, हम भी आपके साथ जाएंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा जेस्चर होता है, ये जेस्चर बड़े नॉर्मल चीजें नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीजें हैं। अच्छा, अब इस सबके अंदर जो अहम तरीन चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक तरफ तो बाकर कलिबाफ की सरबराही में वफ्द जो है ईरान का वो भी स्विट्जरलैंड पहुंच गया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस जो है वो भी स्विट्जरलैंड पहुंचे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की रवानगी से कबल और कहा कि स्विट्जरलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वैंस दौरे का मकसद जौहरी मसले पर पेशरफ्त और लबनान जंग बंदी के मामले पर आगे बढ़ना है। फिर इस सब के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो भी रात के पिछले पहर स्विट्जरलैंड रवाना हो गए, बल्कि मरी से ही गालिबन प्राइम मिनिस्टर जो है वो वापस आ रहे थे, क्योंकि मैं भी उस रास्ते पे थोड़ी देर उनके प्रोटोकॉल की वजह से फंसा, तो अर्जेंट मुझे लगता है वो मरी से आए हैं वापस, और पीछे जो असल कार्रवाई है वो पाकिस्तान कर रहा था और पाकिस्तान की अफवाज कर रही थी। अब अरब मीडिया के सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है ही विल आल्सो अराइव इन स्विट्जरलैंड टू फैसिलिटेट द नेगोशिएशंस। जो झंडे लगे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड में ये जो रिजॉर्ट है ये कतर की मलकियत है, कतर के अंडर आता है, तो ये याद रखिएगा कि अमेरिका है, ईरान का झंडा है, पाकिस्तान का है और कतर का है। और जारी बात है कि जो एमओयू है उसमें तो सिर्फ पाकिस्तान की सिग्नेचर है, लेकिन कतर जो है वो पाकिस्तान की इस मीडिएशन को फैसिलिटेट कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका और ईरान फरीकैन है, पाकिस्तान मीडिएटर है और कतर जो है वो फैसिलिटेटर है। कतर जो है वो सहूलतकार है कि चीज़ों को ज़रा अरेंज कर रहा है और अपना हिस्से की शमा जला रहा है। और कतर के अंदर ईरान के बड़े तादाद में जो फंड्स हैं वो भी हैं, तो इसलिए भी कतर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कतर ने ईरान के फंड्स अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से अपने अंडर रखे हुए हैं, तो वो भी कतर ने रिलीज करने हैं। और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली लीडर है इस वक्त मीडिएशन के प्रोसेस का, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, जारी बात है। और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान की अफवाज है, अब इवन स्विस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने भी ईरान के डेलीगेशन को वेलकम कर दिया है। जेडी वैंस कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचने वाले हैं। मिनाब 160 जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिनाब के अंदर 168 मिनाब में बेसिकली बच्चे जो हैं वो मरे थे ईरान के 168, तो ये उन्हें मिनाब स्कूल जो है बेसिकली उसकी याद में ये डेलीगेशन जा रहा है। याद रखिएगा जो अमेरिका की बमबारी में एक स्कूल जो है इस जंग के अंदर उसे हिट किया गया था, 168 फिर साथ जो मेंशन किया गया है, ये बड़ा सिंबॉलिक है। मोहसिन नकवी का वहां पर होना, पस पर्दा पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की ISI का सिक्योरिटी और दीगर मामलात को भी देखना, इट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अमन जो है उसकी शम्मा जला दी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।